कहते हैं बहनों के बीच में प्यार का अटूट रिश्ता होता है, लेकिन ये कलयुग है और कलयुग में तो प्यार पैसा देखकर ही किया जाता है। ऐसे ही एक गांव में एक गरीब किसान के घर 3 बेटियां पैदा हुई थी। किसान ने तीनों का नाम रितु, राखी और रीना रखा था। लेकिन तीनों बेटियां जब 18 साल की हो गईं, तब वो किसान और उसकी पत्नी एक एक्सीडेंट में मारे गए। तीनों बेटियां अनाथ हो गई। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। पिताजी हमारे लिए कितनी मेहनत करते थे, अब हमें कौन खाना खिलाएगा, हम क्या करें। तीनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। फिर 2 दिनों के बाद रितु ने कहा, राखी, रीना, हमें शादी कर लेनी चाहिए, तभी हमें इस गरीबी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन हमसे शादी करेगा कौन? हम तो दहेज भी नहीं दे सकते। तो क्या हुआ, आजकल के लड़के लड़की देखते ही फिदा हो जाते हैं। बस अमीर लड़कों को प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर लो, बात खत्म। लेकिन रीना को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, नहीं नहीं, किसी और के भरोसे क्यों रहना है, हम खुद करेंगे कुछ। तू पागल है क्या रीना? कुछ करने में सालों लग जाएंगे, शादी करने से सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। लेकिन रीना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। रितु और राखी अपने लिए लड़के ढूंढने लगे और रीना कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने में लग गई। रितु और राखी ने कॉलेज छोड़ दिया। सोशल मीडिया के जरिए वो दोनों 2 अमीर लड़कों से मिले, सुहास और आकाश। दोनों एक ही अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे थे। रितु और राखी ने उन दोनों को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और कुछ ही दिनों के अंदर उन लोगों ने शादी भी कर ली। ससुराल जाने के बाद रितु और राखी के होश उड़ गए। अरे यार, कितना बड़ा घर है, कितने सारे फर्नीचर हैं। मैं तो हमेशा से यही सब चाहती थी। दीदी, यहाँ नौकर लोग भी हैं, हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत मजा आएगा यहाँ पर। अब पूरी जिंदगी आराम से बीत जाएगी। आपका आइडिया मस्त था दीदी। हाँ, मुझे पता है, वो रीना पागल है, अकेले उस गरीब खाने में पड़ी हुई है। रहने दो उसे, पूरी जिंदगी भर वो गरीब ही रहेगी। वो दोनों अपने पतियों के साथ खाना खाने बैठ गए। खाने में चिकन, मटन, पनीर सब कुछ था। रितु और राखी ने पेट भरकर खाना खाया। उधर गरीब झोपड़ी में रीना चावल में पानी मिलाकर खा रही थी। घर में वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। आज पहली बार मैं इस घर में अकेली हूँ। पता नहीं वो दोनों अभी क्या कर रहे होंगे। हे भगवान, वो दोनों बस खुश रहे। खाना खाने के बाद वो पढ़ाई करने बैठ गई। अगले दिन वो कॉलेज गई। प्रिंसिपल ने उससे कहा, रीना, तुमने 2 महीने से कॉलेज की फीस नहीं भरी, कब भरोगे पैसे? माफ कर दीजिए सर, मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है, इसीलिए नहीं भर पाई। ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं होगा। फीस भरो, नहीं तो निकल जाओ इस कॉलेज से। प्रिंसिपल ने रीना को धक्के मारकर कॉलेज से निकाल दिया। रीना को बहुत दुख हुआ। हे भगवान, मैं तो पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहती थी। क्या इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है? रीना काम ढूंढने लगी, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। अगले दिन सुबह रीना जब घर का काम कर रही थी, तब उसके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से रितु और राखी बाहर आई। अरे दीदी, आओ आओ, मुझे लगा कि आप लोग इस घर में कभी नहीं आओगे। नहीं नहीं, हमें तो आना ही था, हमें देखना था कि तू किस हालत में है। हाँ हाँ, तूने हमारी बात नहीं मानी। हम देख कितनी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं। अच्छी बात है दीदी, लेकिन मुझे खुद से कुछ करना है, पति के पैसों से ऐश नहीं करनी है। तू खुद कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे कॉलेज नहीं गई आज? वो कॉलेज की फीस नहीं दे पाई ना, इसीलिए कॉलेज से मुझे निकाल दिया। यही होना था। अब कर ले तुझे जो करना है, हम तो पति के पैसों पर ही ऐश करेंगे। वो दोनों गाड़ी में बैठकर चले गए। रीना को अपना पेट पालना था, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। रीना के पास जितने भी पैसे थे, उन पैसों से रीना ने चावल और राजमा खरीदा और बाजार में राजमा चावल बेचने लगी। राजमा चावल खा लो, राजमा चावल खा लो, स्वादिष्ट राजमा चावल। 2 महीने बीत गए। रीना राजमा चावल बेचकर अपना पेट पालने लगी और घर लौटकर पढ़ाई करती रही। एक दिन रीना शाम को घर आई और पढ़ाई करने बैठ गई। तभी बिजली चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। अरे, आसपास के घरों में तो बिजली है, यहाँ बिजली क्यों चली गई? तभी रीना को याद आया कि 2 महीने से बिजली का बिल भी नहीं भर पाई है वो। लेकिन रीना को पढ़ाई करनी थी। घर में एक मोमबत्ती तक नहीं थी। अंधेरे में पढ़ाई कैसे करूं? पढ़ाई नहीं करूंगी तो मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी। बहुत सोचने के बाद रीना को दुर्गा माँ की याद आई। गांव में दुर्गा माँ का एक मंदिर था। मंदिर तो छोटा सा था, लेकिन मंदिर में हमेशा एक बल्ब जलता रहता था। रीना किताबें लेकर मंदिर चली गई। दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठकर बल्ब की रोशनी में वो पढ़ाई करने लगी और पढ़ाई करते करते रीना वहीं सो गई। सुबह उसकी नींद खुली
तो उसने देखा मंदिर का पुजारी वहां बैठकर पूजा कर रहे हैं। पुजारी जी, आप कब आए? थोड़ी देर पहले आया हूं बेटी। तुम सो रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। लेकिन तुम यहाँ किताबें लेकर पढ़ाई क्यों कर रही हो बेटी? रीना ने उनसे सब कुछ कहा। पुजारी ने सब कुछ सुना और रीना से कहा, ठीक है बेटी, अब से तुम मंदिर में ही रहकर पढ़ सकती हो। यहाँ मैं तुम्हारे पढ़ने और खाने का इंतजाम कर दूंगा। तुम बस पढ़ाई करो और दुर्गा माँ को मन ही मन बुलाओ। दुर्गा माँ तुम्हें निराश नहीं करेंगी। रीना घर छोड़कर मंदिर में ही रहने लगी। उसने राजमा चावल बेचना छोड़ दिया और अपना पूरा वक्त पढ़ाई पर देने लगी। उधर उसकी दोनों बहनें ऐशो आराम से जिंदगी बिता रही थी। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन रितु के साथ सुहास का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आकाश ने सुहास से कहा, भैया, रितु और राखी के चोचले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वही तो देख रहा हूं, कुछ करना पड़ेगा। इन दोनों को हमारी जिंदगी से निकाल देते हैं, हमें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। तूने ठीक कहा आकाश, अब रितु से मन उठ गया मेरा। मुझे भी अब राखी पसंद नहीं आ रही है। रितु और राखी को आइडिया भी नहीं था कि उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। उसी दिन रीना का इंटरव्यू था। उसने दुर्गा माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे दुर्गा माँ, मेरे पास कॉलेज की डिग्री नहीं है, बस मुझे किसी भी तरह ये नौकरी मिल जाए, फिर मैं धूमधाम से आपकी पूजा करूंगी। रीना इंटरव्यू में गई। कंपनी के मालिक ने पूछा, तुम्हारे पास तो कॉलेज की डिग्री नहीं है, तुमने कॉलेज खत्म ही नहीं किया, तुम्हें हम ये नौकरी क्यों दे भाई? सर, मैं गरीबी की वजह से कॉलेज खत्म नहीं कर पाई, लेकिन बड़ी मेहनत से पढ़ाई पूरी की है। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ लीजिए। कंपनी के मालिक ने प्रश्न पूछा और रीना ने सभी का सही उत्तर दिया। उसे नौकरी मिल गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। उसने अपने दम पर गरीबी से मुक्ति पा ली। उधर सुहास और आकाश ने 2 नई लड़कियों से शादी कर ली और उन्हें घर ले आए। रितु और राखी चौंक गए। सुहास और आकाश ने उन दोनों को घर से निकाल दिया। रितु और राखी रातों रात फिर से गरीब हो गए। वो दोनों रोते हुए अपने पुराने घर में लौट आए और देखा रीना पुराना घर तोड़कर नया घर बना रही है। अरे दीदी, आप दोनों, क्या बात है? तुझे नौकरी मिल गई बहन। हाँ, तू सही कहती थी बहन, खुद के दम पर ही अमीर होना चाहिए, हम गलत थे। कोई बात नहीं दीदी, अब हम तीनों एक साथ रहेंगे। आप दोनों पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। तीनों एक साथ रहने लगे। रितु और राखी पढ़ाई करने लगी और उन दोनों को भी नौकरी मिल गई। तीनों ने मिलकर बड़े धूमधाम से दुर्गा माँ की पूजा की और इस तरह तीनों बहनें अमीर हो गईं। उर्मिला की 3 बहुएं थीं। जहां उसकी 2 बहू बेहद अमीर घर से ताल्लुकात रखती थी, वहीं एक बहू बेहद गरीब घर से थी, जिस कारण न सिर्फ उन्हें सास की बल्कि दोनों अमीर बहुओं के ताने भी सुनने पड़ते थे। रोजाना की तरह गरीब बहू रसोई घर के कामों में जुटी हुई थी। सोनल बहू, अरे ओ सोनल बहू, अरे ओ सोनल की बच्ची कहाँ मर गई? आई माँ जी। हाथों में चाय लिए हुए सोनल हॉल में आती है। ये लीजिए माँ जी चाय। क्यों रे मेरी गरीब बहू, चाय बना रही थी या बीरबल की खिचड़ी? इतना वक्त लगता है? माँ जी, अब घर बाहर का सारा काम भी तो इतना है कि दिन भर कठपुतली की तरह नाचना पड़ता है। अरे मेरे जमाने में तो एक अकेली लुगाई घर भर का काम नाच नाच के कर देती थी, और तुझे काम करने में दिक्कत हो रही है। मेरी दोनों बहू रानियों के लिए चाय क्या तेरा बाप लाएगा? माँ जी, दोनों देवरानी भी अब अपना हाथ पांव चला सकती हैं। क्यों, तेरे हाथ पांव में घुन लगा है? चुपचाप जाओ चाय लेकर आ। जी माँ जी। सास की बात सुनकर सोनल रसोई घर आती है। जाने सासू माँ मेरे साथ ही ऐसा बुरा बर्ताव क्यों करती हैं? ऐसा जान पड़ता है मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि बाई हूं। आजकल के दौर में लोग उनसे भी बेरुखी से पेश नहीं आते होंगे। जाने ये 2 रिहायशी तितलियां ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाती है माँ जी को, जो माँ जी इनका तो गुणगान करती हैं और हमारी गरीबी की हंसी उड़ाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। खैर, यूं दिल ही दिल कुड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम गरीबों को तो पूछने वाला कोई नहीं होता। गरीब बहू की बेबसी उसकी बातों से साफ जाहिर हो रही थी। जहां गरीब बहू की दशा नौकरानी से भी बदतर थी, वहीं 2 बहुएं छोटी होने के बावजूद सारा दिन बस हुक्म चलाती। समय के साथ सर्दियों का आगमन हो जाता है। हॉल में बैठी उर्मिला की दोनों अमीर बहुएं कहती हैं, सासू माँ, सर्दियां आ चुकी हैं। आप तो जानती हैं कि सर्दियों को लेकर मेरे कितने शौक हैं, इसलिए मैंने डैडी से कहकर चारों के लिए न्यू हीटर मंगवाया है, ताकि हम चारों ठंड से बच सके। माँ जी, कल ही मैंने भी सर्दियों की खूब सारी शॉपिंग की है। ये देखिए, खास आपके लिए पश्मीना की शॉल लाई हूँ।
तोहफे देना क्या तुम दोनों बहुओं को ही आता है? मैंने भी तुम दोनों के लिए नई रजाई बनवाई है। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे ना थी, तुम्हारे कमरे की रजाई पतली हो चली है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहुएं रात भर ठंड से ठिठुरती रहें, इसीलिए मैंने बिना देरी करे रजाई बनवा दी। और फिर तुम्हारी सास के पास पैसों की कमी है क्या? तभी सोनल उर्मिला से कहती है, माँ जी, जब आपने देवरानी जी के लिए रजाई बनवाई है तो लगे हाथ मेरे लिए भी रजाई बनवा देती। समाचार में सुनने को आ रहा है कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने वाली है। ऐसे में मैं इतने दुबले पतले कंबल से कैसे काम चलाऊंगी? क्यों रे मेरी गरीब बहू, उर्मिला के पास क्या पैसों के पेड़ लगे हैं? अभी मेरा हाथ तंग है, जब कभी पैसे होंगे तब देखा जाएगा। मगर माँ जी, कुछ देर पहले तो आप कह रही थी कि आपके पास पैसा ही पैसा है। उर्मिला का गुस्सा देखकर दोनों अमीर बहुएं मौके का फायदा उठाते हुए फूट डालना शुरू कर देती हैं। इसका मतलब हमारी ये गरीब जेठानी आंखें गड़ाए बैठी रहती हैं। बात बात पर हमसे बराबरी करना जरूरी है क्या जेठानी जी? उर्वशी, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो जो मैं तुम्हारी कोई देखा देखी करूंगी। देख लीजिए माँ जी, हमारी ये गरीब जेठानी जी कहाँ का गुस्सा कहाँ उतार रही हैं। एकदम खरा बोल रही है तान्या बहू, तू चौका बर्तन करने में मेरी गरीब बहू के हाथ जवाब दे जाते हैं, मगर बोलते वक्त जबान गज भर की हो जाती है। ऐसा कहकर उर्मिला चली जाती है और तान्या कहती है, हमारी सासू माँ की गरीब बहू, तुम चाहे कितने भी पापड़ बेल लो, लेकिन तुम हमारी जगह कभी नहीं ले सकती। हमारी किस्मत कोहिनूर हीरे जैसी है और तुम उस गरीब गलीचे के समान हो जिसे देखकर लोग नाक सिकोड़ते हैं। ऐसे ही कई सप्ताह बीत जाते हैं, जिसके साथ बेतहाशा सर्दियां बढ़ जाती हैं। जहां एक ओर अमीर बहुएं गद्देदार बिछौने पर भारी भरकम रजाई में मजे से सो रही थी, वहीं बेचारी गरीब बहू को सर्दी की सारी रात उस पतले दुबले कंबल में काटनी पड़ती है। अगले दिन सुबह होते ही सोनल फिर से घर के काम में जुट जाती है। इसके बाद जैसे ही वो बर्तन धोने के लिए किचन में जाती है तो ठंडे पानी से उसके हाथ कांपने लगते हैं। जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां पर उर्मिला रूम हीटर लगाए रजाई के अंदर बैठी होती है। तभी उर्मिला सोनल से कहती है, अरे बहू, इधर उधर क्या देख रही है? मेरे कमरे में चोरी करने का इरादा है क्या? माँ जी, मैं तो पानी गर्म करने की मशीन ढूंढ रही थी। सर्दियां बहुत बढ़ गई हैं, किचन के नल से बहुत ठंडा पानी आ रहा है, ठंडे पानी से हाथ जमने को हो रहे हैं। अच्छा, तो अब महारानी को बर्तन धोने के लिए गर्म पानी चाहिए? बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? कोई मशीन नहीं मिलेगी, जल्दी से काम चोरी छोड़ और बर्तन धोने लग जा। इसके बाद खरी खोटी सुनाकर उर्मिला फिर से अपना पल्ला झाड़ लेती है और बेचारी गरीब बहू कड़ाके की ठंड में भी ठंडे पानी से ही काम करके गुजारा करती है। ना तो सोनल के पास स्वेटर होता है और ना ही शॉल। इसके बावजूद भी उर्मिला सोनल को ही बाजार सब्जी लेने भेजती है। लेकिन एक दिन उर्मिला की तबीयत खराब हो जाती है। उसके कराहने की आवाज सुनकर गरीब बहू जल्दी उसके कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अरे, आपको तो बहुत तेज बुखार है। माँ जी, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद सोनल किचन में जाकर काढ़ा बनाकर लाती है और उर्मिला को पीने के लिए देती है। साथ ही उर्मिला के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखना शुरू करती है। सोनल कभी उसके हाथ दबाती तो कभी उसके पैर। सारी रात बेचारी सोनल बिना झपकी लिए अपनी सास की सेवा पानी में लगी रहती है। अगले दिन दोनों बहुएं अपनी सास के कमरे में आती हैं। गुड मॉर्निंग सासू माँ। गुड मॉर्निंग सासू माँ, क्या हुआ? आपका मुंह मरीजों जैसा क्यों लग रहा है? माँ जी की तबीयत कल रात से बहुत खराब थी, उन्हें तेज बुखार था। उर्वशी, चलो यहां से, कहीं हमें भी फ्लू न लग जाए। इसके बाद वो दोनों अमीर बहुएं वहां से चली जाती हैं और उर्मिला उनकी सारी बहानेबाजी समझ जाती है। मुझे तो लगा था तुम दोनों यहां मेरा हालचाल पूछने आई हो, मगर तुमने अपने तेवर दिखाई दिए। सोनल, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा और तुम्हारी गरीबी की हंसी उड़ाई। शायद इसी कारण भगवान ने मुझे ऐसा भुगतान दिया है। माँ जी, बीती बातों को याद करके दुखी मत होइए, जो हुआ उसे भूल जाइए। सास का बर्ताव देखकर तान्या और उर्वशी का सर शर्म के मारे झुक जाता है और वो कहती हैं, जेठानी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको ताने दिए, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया। जेठानी जी, हम दोनों को माफ कर दीजिए। ऐसा मत कहो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहनें माना है। फिर वो तीनों आपस में गले लग जाती हैं और इसके बाद सारा काम मिलजुल कर करती हैं।